What's up everyone? Welcome back to the channel. I know आप सभी बहुत एक्साइटेड हो कि किस प्रकार से हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करेंगे बिजनेस स्टडीज के साथ। बीएसटी का यही टाइमिंग रहने वाला है अगले 15 दिनों के लिए कि 5 बजे आपके पास बिजनेस स्टडीज आ रहा होगा, 7 बजे आपके पास अकाउंट्स आ रहा होगा और 9 बजे आपके पास इकोनॉमिक्स आ रहा होगा। तो पहले बीएसटी, फिर अकाउंट्स और फिर इकोनॉमिक्स, इसी पैटर्न में आपको डेली पढ़ाई करनी है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज के साथ और एक चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, एक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जो आपको होमवर्क में करना है। इतना काम बीएसटी में करना है आज ही। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग स्टाफिंग के साथ और पूरा चैप्टर पूरा करने की कोशिश करेंगे या 2 पार्ट्स में हो जाएगा। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग स्टाफिंग के साथ। और स्टाफिंग में सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है जिसमें चीजें प्लान करनी होती हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन अ पर्सन विल डू, मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना काम होगा। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट स्टाफ। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? स्टाफ से, पर्सोनेल से, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की शादी में जाते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफर को काम दे दिया जाए कि बेटा आप मिठाई बना लो, और मिठाई वाले भैया को काम दे दिया जाए आप फोटो खींच लो, गड़बड़ हो जाएगी। मिठाई वाले भैया गुलाब जामुन की फोटो खींचते रहेंगे और फोटोग्राफर वहाँ पे कुछ और ही बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सही जगह पे सही इंसान का होना जरूरी है। तो स्टाफिंग इज बेसिकली व्हाट? स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। एक तो आपको पोजीशंस भरनी है और उन्हें भरे रखना है, बार बार लोग चेंज ना करें द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, हु इज हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, हु विल डू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सारी चीजें परफेक्ट होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट स्टाफ। स्टाफिंग यही है, सही इंसान सही जगह पे हो, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, वो सही काम करे सही समय पे, यही स्टाफिंग है। समझे? स्टाफिंग के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस आता है कि व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। सही इंसान का सही जगह पे होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशंस। जो भी जॉब पोजीशंस है, लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है, तो वहां पे मैं उस इंसान को रखूंगा जिसको मार्केटिंग आती है, जो मार्केटिंग में कॉम्पिटेंट है, जिसकी वो स्किल है। अब जिसे मार्केटिंग ही नहीं आती, मैं उसको वहां क्यों रखूंगा? समझ रहे हो? तो सबसे पहले स्टाफिंग जरूरी होती है ताकि आप जो रोल को फिल कर पाओ एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल से। कॉम्पिटेंट मतलब जिसके पास वो स्किल है। ठीक है, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल दे आर ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉइज and through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job। ठीक है, उसके बाद प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, क्राइटेरिया होता है, फिर हम स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टाफिंग आपको मदद करता है टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पहले वाले में जॉब का पोजीशन फिल करने पे फोकस करा जा रहा है, ये पॉइंट फोकस किस पे कर रहा है? जॉब पोजीशन पे, कि जॉब पोजीशन कॉम्पिटेंट पर्सन फिल करे। और ये फोकस कर रहा है कि सही इंसान कैसे ढूंढे। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। आपको ग्रो करने में भी मदद करता है स्टाफिंग। जब सही इंसान सही जगह पे काम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपका काम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ हो रहा होगा, आपका काम बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी। तो ग्रो करोगे या नहीं करोगे, ये लिखा हुआ है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का। सर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मतलब कि जब प्रॉपर स्टाफिंग आप करते हो ना, तो आपको पता होता है कि कितने लोगों की नीड है। आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड तो नहीं है, यानी कि ज्यादा लोग तो नहीं बैठ रहे, या अंडर स्टाफ्ड भी तो नहीं है, कम लोग तो नहीं बैठ रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी लोगों की आपके नीड है उतने ही लोग वहां पे बैठ रहे हैं, यानी कि यू मस्ट नो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये स्टाफिंग में पता चलता है। क्या लिखा है? थ्रू मैन पावर प्लानिंग। हम प्लान कर लेंगे और जॉब एनालिसिस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और किस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए। ठीक है, सो देयर इज नो चांस ऑफ अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग। ओके, हेल्प्स इन कंपीटिंग। आपको मदद करता है कंपीट करने में। देखो, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है ना, आप आगे बढ़ के ग्रो करोगे और आप अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे हरा दोगे, ऐसे।
क्यों हरा दोगे ऐसे? क्योंकि यार तुम्हारे पास मैन पावर है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों से चलता है, समझ रहे हो? तो हराना आसान है ना यार, है ना? तो हेल्प्स इन कंपीटिंग, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। मशीनें तो सेम ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या सेम माइंडसेट वाले लोग ढूंढ पाएंगे? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन द अदर इज एफिशिएंट स्टाफ। अच्छा स्टाफ मदद करता है ये सारी चीजें ढूंढने में, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजिली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। अब यार अगर मुझे मार्केटिंग आती है और मुझे आप फाइनेंस पे बिठाओगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे फाइनेंस आता ही नहीं है। अगर मुझे मार्केटिंग आती है तो मुझे मार्केटिंग का काम दो, मुझे फाइनेंस आता है तो मुझे फाइनेंस का काम दो, तो ही तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा मोरल तभी तो बूस्ट होगा ना। तो ये भी एक छठा पॉइंट होता है जो आपको लर्न करना है। सभी के आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और आज लर्न करने हैं बेटा जी दो चीजें, एक ये, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वो, तब मजा आएगा। अच्छा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है? देखो बेसिकली ऑल्दो ये चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट what is actually staffing as a part of human resource management? Human resource management एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, सब कुछ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और स्टाफिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। स्टाफिंग में सिर्फ लोगों की बात कर रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग से डिपार्टमेंट होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन बस स्टाफिंग खुद ही कर लेते हैं, अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाते। तो ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ऑल्दो इस सेशन में ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करें तो कहां से शुरू होता है? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग शुरू होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट से। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी है। एस्टिमेट करनी है सर, मतलब थोड़ा सा तो मैं और क्लैरिटी दे दूं, मुझे लगा कि डाउन साउंड हो रहा है थोड़ा सा। एस्टिमेट करने का मतलब होता है आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने लोग और किस तरीके के लोगों की आपको जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है और किस तरीके के लोगों की जरूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में, ठीक है? अब एस्टिमेट करने के लिए कंपनी 3 स्टेप्स लेगी। सबसे पहले कंपनी करेगी वर्क लोड एनालिसिस। लोड का मतलब होता है नीड, लोड का मतलब नीड, और फिर करती है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स का मतलब एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले होता है फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कंपनी चेक करेगी कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, व्हाट इज हाउ मच पीपल वी नीड, कितने लोगों की हमें जरूरत है। दिस इज वर्क लोड, है ना? अब सपोज मुझे देखा कि मुझे 20 लोग चाहिए यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, अभी काम कितने कर रहे हैं? वर्क फोर्स काम कितने कर रहे हैं? 10। तो मुझे लगेगा मैं अंडर स्टाफ दूं, आई नीड 10 मोर पीपल। 20 चाहिए, काम 10 कर रहे हैं, अंडर स्टाफ दूं या नहीं हूं? अब यहां पे आया 20 और काम कर रहे हैं 22, यानी मैं ओवर स्टाफ दूं, 2 लोग एक्स्ट्रा है, उन्हें निकालना पड़ेगा, समझे? तो वर्कलोड और वर्क फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करो और फिर आपको पता चल जाएगा आप ओवर स्टाफ दो या अंडर स्टाफ दो, फिर आप अपने हिसाब से स्टाफिंग कर लो, राइट? तो याद रखना वर्कलोड एनालिसिस में आपको करना होता है एनालाइजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, जिसकी आपको नीड है, और वर्कफोर्स में होता है एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, अभी काम कितने लोग कर रहे हैं, सही है? फिर आपको क्या करना है? फिर इनमें सीधा सीधा कंपैरिजन कर दो और आप स्टाफिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाओ। एस्टिमेशन हो गया। एस्टिमेशन के बाद क्या करना है? एस्टिमेशन के बाद होता है बेटा जी रिक्रूटमेंट। एस्टिमेशन के बाद क्या होता है? रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 लोगों की जरूरत है और आए भी 4 ही, तो फिर क्या मजा आएगा? अगर आपको 4 लोगों की जरूरत है, आपके पास 40 आए, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। 4 की जरूरत है, 20 आए तो कम ऑप्शंस होंगे। 4 की जरूरत है, 400 आए, और अच्छा स्टाफ मिलने के चांसेस हैं। तो जितने ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपको अच्छा स्टाफ मिलेगा। तो व्हाट इज एक्चुअली रिक्रूटमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। एक जॉब में अप्लाई करने के लिए इंड्यूस करना, लोगों को मोटिवेट करना कि आप अप्लाई करो हमारी जॉब में, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। दिस इज रिक्रूटमेंट। दिस रिक्वायर्स पोजीशन दैट मे बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। रिक्रूटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, ये अब अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के बाद देन वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है सर? फिर हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे लोग आ गए फिर हम उनके कुछ सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, वो भी हम आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में पढ़ने वाले हैं। कुछ सिलेक्शन टेस्ट लेंगे,
उन टेस्ट में जितने भी लोग पास होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होप दी थी कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मुझे सपोज 4 लोग चाहिए और 40 आ गए, 40 होपफुल है ना कि उन्हें शायद जॉब मिल जाए, तो 40 के लिए वो एक पॉजिटिव प्रोसेस था, बट मिलेगी तो 4 को ही ना, बाकी 36 तो रिजेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है, रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। एक होप जगाता है, एक होप खत्म कर देता है। तो सिलेक्शन में अब आप सेलेक्ट करते हो, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द जॉब पोजीशन। सिलेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? सिलेक्शन कर लिया, अब आप एम्प्लॉय को प्लेस करोगे कि आपकी ये जगह है, आपको यहाँ से काम करना है, उसका ओरिएंटेशन कराओगे। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, ओरिएंटेशन में ना आप जान पहचान कराते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आया तो उसको पता तो होना चाहिए कौन कौन है कौन नहीं है, तो उसकी ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये आपके बॉस हैं, ये आपके सुपीरियर हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट हैं, सब बताया जाता है ताकि एक बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड ना बिल्ड करे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, 4 लोगों ने तुम्हें बुला लिया, 2 ने नहीं बुलाया, तो पहले दिन ही तुम्हारे माइंड में ना उनके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी, यार ये इगोइस्टिक इंसान है, इसने मुझे नहीं बुलाया, बट हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो उस दिन बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप ना हो, दैट इज वाई ओरिएंटेशन कराया जाता है। ओरिएंटेशन मतलब जान पहचान करानी है एक तरीके से। तो ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉइज, सही है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपके डेवलपमेंट की बात करी जाएगी, आपका स्किल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल के बाद क्या होता है कि आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, इवैल्यूएशन करा जाता है कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग के बाद आप काम करना शुरू करोगे तो अप्रेजल तो चाहिए ना, अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है हमारे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फिर क्या होता है जी, फिर जब आप काम अच्छा कर रहे होते हो तो फिर आपके प्रमोशंस की बातें होती हैं, करियर प्लानिंग की बातें होती हैं, आगे बढ़ने की बात होती है। इट रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, मोर सेटिस्फैक्शन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब आपका पेमेंट किस तरीके से होगा। इट रेफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, और इनडायरेक्ट पेमेंट जैसे कि एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस और वेकेशंस, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स? कितने प्रकार की फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं? सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, एक तो टाइम बेस्ड प्लान होता है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान होता है। टाइम बेस्ड प्लान होता है कि आपको वीकली, मंथली, एनुअली इतना पैकेज मिलेगा, वो तो होता है टाइम बेस्ड। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो याद रखना जो पेमेंट्स होती हैं वो 2 तरीके से हो सकती हैं, या टाइम बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा पैसा मिल जाएगा, समझे। तो ये हमारे पास सीधा सीधा प्रोसेस होता है पूरा का पूरा स्टाफिंग का। इसके बाद क्या आता है जी, प्रोसेस के बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ये है इंपॉर्टेंट चीज। एलिमेंट्स कितने हैं स्टाफिंग में? 3, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। अरे यही तो हमने प्रोसेस में पढ़े थे। रिक्रूटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन, अब उनका सिलेक्शन होना कि कौन से लोगों को हम रखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें काम सिखाना, डेवलपमेंट करना उनका, राइट। देखो क्या है रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब द रिक्विजिट पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एट इट सीक्स टू अट्रैक्ट बहुत सारे सुटेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। कितने प्रकार के रिक्रूटमेंट होते हैं? देखो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के रिक्रूटमेंट होंगे? 2 प्रकार के, इंटरनल, एक्सटर्नल। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो और बाहर से भी कर सकते हो। सर मतलब ये कि मुझे फॉर एग्जांपल मैनेजर पोस्ट के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए और मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही लोअर लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि मैनेजर के लिए मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है, आप लोग ही अप्लाई कर दो। हो सकता है आप में से ही किसी का सिलेक्शन हो जाए, तो हमारा कितना टाइम बचेगा। हम पहले से उन लोगों को जानते हैं, हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं लेने पड़ेंगे। बेसिक क्राइटेरिया के साथ मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कोई फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट, कुछ नया, तो वो मैं आउटसाइड से कर सकता हूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? अंडर इंटरनल सोर्स वेकेंट जॉब पोजीशन इज फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, इंटरनल में 2 चीजें आती हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन, आप एक लोअर लेवल वाले को ऊपर लेके आ रहे हो। देखो नीचे से ऊपर प्रमोशन होता है, इसीलिए इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। नीचे से ऊपर आया ना, वर्टिकल बोलते हैं हम प्रमोशन को। और ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, ईस्ट से वेस्ट में, नॉर्थ से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, इस तरीके से कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर। ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें सेम पोजीशन रहती है, सेम पैसा रहता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो ये ट्रांसफर और प्रमोशन में डिफरेंस होता है। ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ मेजर चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट्स। अगर कोई डिपार्टमेंट ओवरस्टाफ्ड है तो वहां से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकते हो। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया नीचे से ऊपर, तो ये वर्टिकल होता है। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं सर? एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जब आप बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे होते हो। इसमें सबसे पहला कौन सा सोर्स आता है? देखो कितने सारे सोर्सेज हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला सोर्स आता है वो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे पहला सोर्स कौन सा आया? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे, याद रखना, गेट पे हम लोग स्टिकर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि यहाँ पे हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। फिर आते जाते लोग वहाँ पे चेक करते हैं नोटिस बोर्ड पे, उन्हें दिखता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, फिर वो अप्लाई कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बिल्कुल सिंपल। देन वी हैव कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर क्या होते हैं? अब लाइक फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मेरे पास 100 लोग आ गए, मुझे नीड थी 10 लोगों की, 100 आ गए, मुझे 10 ही रखने थे, बट मुझे अच्छे लगे 15 लोग। 15 लोग बहुत अच्छे लगे, सेम पोटेंशियल के थे, बट रखने तो 10 ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, वो जो 5 एक्स्ट्रा है ना जो मुझे अच्छे लगे, उनको मैं वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। वेटिंग लिस्ट मीन्स मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स का नाम रखता हूँ कि मुझे कल को कभी भी जरूरत पड़ी तो पहले मैं इन्हें कॉल करूंगा कि यार आप पिछली बार टेस्ट वेस्ट हुआ था आपका, बढ़िया लगे थे। तो वेटिंग लिस्ट क्या होता है? आपके पास पहले से ही एक लिस्ट होती है जिसमें आपने अपने पसंदीदा लोगों को रखा होता है। तो कैजुअल कॉलर्स में आप उनमें से सिलेक्शन करते हो, उनमें से रिक्रूटमेंट करते हो। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आप जानते ही हो, एडवर्टीजमेंट टीवी पे हो सकता है, एडवर्टीजमेंट प्रिंट करा के हो सकता है कि पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा दिए, मैगजीन्स में करा दिया। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज यूजुअली इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। इंटरमीडियरी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पंडित जी शादी कराते हैं ना, एक लड़के को एक लड़की से मिलवा देंगे, इसी तरीके से ये प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, ये इंटरमीडियरी होते हैं, इनके जानकार दोनों होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंपनी है और एक हमारे पास जॉब सीकर है जो जॉब ढूंढ रहा है। तो प्लेसमेंट एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, इन दोनों को मिलवाएगा और दोनों को ही, कंपनी को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा, कैंडिडेट को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये इनका काम होता है। सर फिर इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ये सरकारी होते हैं, और प्लेसमेंट एजेंसीज जो है वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हो सकती हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकते हैं। काम दोनों का एक ही है, ये इंटरमीडियरी हैं, इनके लिंक्स में दोनों होते हैं, जॉब सीकर्स भी और जॉब प्रोवाइडर्स भी, दोनों को मिलवाते हैं, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत पॉपुलर है। अगर कॉलेज कैंपस में जाके कंपनीज बच्चों को हायर करती है तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है सर? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने अपने एम्प्लॉइज से ही पूछा कि आपकी कोई रिकमेंडेशन है, आपके कोई नोन है, आपके कोई जानकार हैं जो हमें हेल्प कर पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। उन्होंने ही रिकमेंड कर दिया, वहाँ से रिक्रूटमेंट हो जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं हमारे पास यूजुअली जो लोग लेबर का काम करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो मैं इतनी सारी लेबर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि मेरा इतने दिन का काम है, मुझे लेबर की ज़रूरत है, मुझे आप ही करके दो सब। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के टच में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लेबर होगी जिन्हें वो कॉल करके फटाफट से बुला लेंगे और मेरा काम करा देंगे। तो वहाँ पर भी बाहर से लोग बुलाए, बट कॉन्ट्रैक्टर ने बुला के दे दिया, उसको हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं। देन वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे, जैसे naukri.com, jobstreet.com, monster.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे जॉब्स मिलती हैं। इन वेबसाइट्स के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, ये एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी लगभग सेम एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पे अलग अलग मीडिया सोर्सेज में ये सिर्फ टीवी के लिए बना दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ये सब बाहर वाले सोर्सेज हैं, इंटरनल नहीं है। इंटरनल में 2 थे, ट्रांसफर, प्रमोशन। एक्सटर्नल में ये सारे हैं। सर हमें सारे याद करने हैं क्या? नहीं, आपको केस स्टडी आएगा, केस स्टडी में जो मैं तुम्हें बातें बताई ना वो सब लिखी होंगी, वो आइडेंटिफाई करके लिख देंगे हम। अभी कराऊंगा मैं केस स्टडीज आप लोगों को। अच्छा ये सब हो गया, ठीक है, ये सब की हमने बात कर ली। इसके बाद वी हैव सिलेक्शन। अब क्या हो रहा है जी, रिक्रूटमेंट हो गया, आपने लोगों को बुला लिया, अब क्या करेंगे?
अब मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग और मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट चाहिए। इट रेफर्स टू डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द पोजीशन। ठीक है, अब सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? जितने भी लोग आए हैं हम उन्हें एक फॉर्म फिल करने को बोलेंगे कि आप ये फॉर्म फिल करो। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो बहुत सारे शोज आते हैं टीवी पे, आजकल यूथ को पसंद आते हैं। इन शोज में अगर जाना है तो पहले वो फॉर्म फिल कराते हैं और फॉर्म के बेसिस पे ही बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में भी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो पहले आपसे फॉर्म फिल कराएंगे या आपको आपका सीवी सेंड करने को बोलेंगे, और पहली नज़र में ही अगर आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते, लाइक क्वालिफिकेशन या कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ पर ही रिजेक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, देन जो जिनका यहाँ पे हो जाता है फिर उसके बाद आते हैं सिलेक्शन टेस्ट। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, मैं इसको बोलता हूं प्यार से पति टेस्ट। कौन से टेस्ट होते हैं? पति टेस्ट। सर पति टेस्ट, P फॉर पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट। ये 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, याद रखना। पति, PATII, सही है, पक्का पेपर में आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट में आप एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी चेक करते हो कि वो किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन मेकिंग करेगा, घबराएगा या नहीं घबराएगा। ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड में हम बेसिकली क्या करते हैं? एप्टीट्यूड में हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि एक इंसान कितनी जल्दी नई चीजें सीख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन कौन सी है, अभी उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, अभी उसको क्या क्या करना आता है। तो इसमें पोटेंशियल चेक करना कि वो कितनी जल्दी नई चीजें सीखेगा, इसमें एग्जिस्टिंग कितनी स्किल्स हैं। इंटेलिजेंस में IQ चेक करना कि कितना इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है, मैथमेटिक्स कैसी है, IQ चेक करना। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेक करना, जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे मार्केटिंग में लगाओ, फाइनेंस मत दिखाओ मुझे, है ना। ये सारी चीजें हमारी सिलेक्शन टेस्ट में आती हैं। तो पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, फिर टेस्ट हो जाएंगे। जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर देंगे, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये 5 टेस्ट हो, कोई 2 लेती है, कोई 3 लेती है, कोई 4 लेती है, कोई लेती नहीं है। फिर क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्यों होता है सर? क्योंकि इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस पता चलता है, इंटरव्यू से आपको बॉडी लैंग्वेज पता चलता है, इंटरव्यू से आप बात करके जानते हो सामने वाले को। तो बेसिकली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर हम क्या करते हैं? हम उन स्टाफ को बोलते हैं, जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है हम उसको बोलते हैं आप कोई भी 2 से 3 रेफरेंसेस के नाम दो। रेफरेंसेस मतलब कि आपके टीचर्स के, आपके कॉलेज प्रोफेसर्स के, आपके नेबर्स के, आपके कुछ रिलेटिव्स के, जिनसे हम फाइंड आउट कर पाएं कि आप इंसान कैसे हो। रेफरेंस लेना कि सही इंडिविजुअल है या नहीं है। बैकग्राउंड चेक करना, भाई कोई क्रिमिनल तो नहीं है, पता चले तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लो, है ना। उसके बाद फिर आप फाइनली सिलेक्शन डिसीजन करते हो, डिसाइड करते हो कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। दिस इज सिलेक्शन डिसीजन। डिसीजन के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है कि क्या वो इंडिविजुअल प्रॉपर्ली फिट भी है। अगर फिट ही नहीं हुआ फिर तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल के बाद फिर अगर वो यहाँ पे फिट फाइंड आउट होता है तो फिर उसको जॉब ऑफर करी जाती है। जॉब ऑफर में सब कुछ लिखा जाता है कि इतने घंटा काम करना होगा, इतना पैसा मिलेगा। अभी उसके हाथ में है, अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है फिर वो साइन करके जॉब ऑफर दे, फिर उसका एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं हमारे पास? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग बता दिया मैंने, टेस्ट मैंने आपको सारे बता दिए। देखो इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पोटेंशियल कैसा है, पर्सनालिटी, ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, ट्रेड टेस्ट, एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ है, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होंगे, सिलेक्शन डिसीजन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ट्रेनिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर ट्रेनिंग छोटा कॉन्सेप्ट क्यों है? देखो ट्रेनिंग ना एक स्किल की होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कार चलाना सीखें, कार की ट्रेनिंग हो रही है।
डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। डेवलपमेंट क्या होगा? जब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, आप प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करोगे, करके देखोगे, आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात होगी, वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप जब अलग अलग चीज़ें सीख रहे होते हो ना, इट मीन्स आपकी ट्रेनिंग हो रही है, समझे? तो ठीक है जी। सबसे पहले ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद रिक्वायर्ड स्किल्स पे काम कराना। It attains to improve performance of an employee on the current jobs or prepare them for any intended job। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ होना, ठीक है। देखो, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज बढ़ेंगी और स्किल्स बढ़ेंगी। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है लर्निंग और ग्रोथ का, वो चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इट इज़ टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय अच्छे से जॉब कर पाता है और डेवलपमेंट में उसका ओवरऑल ग्रोथ होता है। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, खत्म हो जाएगा, और डेवलपमेंट ऑन गोइंग है, चलता रहता है, ठीक है। अब ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या फायदे हैं ट्रेनिंग के? एक ट्रेंड एम्प्लॉय को चीजें सीखने में कम समय लगता है, जो ट्रेंड है उसको कम टाइम लगेगा चीजें सीखने में। बेटर परफॉर्मेंस, एक ट्रेंड एम्प्लॉय ऑब्वियसली मशीनें वगैरह अच्छे से चलाएगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय, बेटर परफॉर्म करेगा वो। उसके बाद एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक ट्रेंड एम्प्लॉय का एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, एक अच्छी स्किल होती है उसके अंदर, बहुत अच्छे से बिहेवियर शो करता है और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है। और मैन पावर नीड के लिए आपके पास ज़रूरी है, जैसे सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि अलग अलग अच्छी टेक्निक्स हैं, उनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशंस अनट्रेन्ड पीपल को लेती हैं और फिर उनको ट्रेन करती हैं उन स्किल में अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब कि ट्रेनिंग की मदद से आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, उसको बना सकते हो और वो फिर आपके हिसाब से काम कर पाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छा करियर ऑप्शन, अच्छी अर्निंग, एक्सीडेंट के कम चांसेस क्योंकि ट्रेंड है वो, है ना, और मोराल बूस्ट रहता है। ट्रेनिंग के कितने मेथड होते हैं सर? 2 मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। साथ साथ प्रिपेयर करके चलना, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब होता है लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीखो, दिस इज ऑन द जॉब। ऑन द जॉब इज लर्निंग वाइल डूइंग। और ऑफ द जॉब क्या होता है? लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब पहले सिखाया जाएगा फिर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ऑन द जॉब क्या है? देखो, ऑन द जॉब व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, इट इज नोन एज ऑन द जॉब। लर्निंग व्हाइल डूइंग बोलते हैं इसको। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि काफी रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ऑन द जॉब के सबसे पॉपुलर कौन कौन से मेथड्स हैं? ऑन द जॉब में जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप क्या होता है सर? अभी मैं ना कल अपने हेयर ड्रेसर के पास गया था, मतलब वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गया, मैं जाके चेयर पे बैठ गया, मैंने देखा एक छोटा चिंटू मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। मैंने कहा चिंटू आप क्या करोगे यहाँ? कह रहा सर मैं ना ऑब्जर्व करूँगा। मैंने कहा ऑब्जर्व करोगे? हाँ। कह रहा मैं ट्रेनिंग पे हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर जो मास्टर वहाँ पे हमारा हेयर ड्रेसर है वो आया, उसने बाल सब सेट कर दिए, लेकिन वो चिंटू 360 डिग्री घूम घूम के देख रहा था कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा था। तो क्या चिंटू लर्निंग वाइल डूइंग? ही इज लर्निंग वाइल डूइंग। धीरे धीरे वो सारी चीजें देख रहा है, सीख जाएगा। ऐसे ही कारपेंटर के साथ छोटे चिंटू घूम रहे होते हैं कि भाई कील ठोक दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, बैग दे दे, वायर काट दे, ऐसे लोग होते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग program which is an on the job training method. The master worker performs the job and learner observes him, ठीक है। When the learner learned all the skills, slowly he start taking up job positions step by step और master worker observer बन जाता है, फिर वो उसकी मदद करता है। दूसरा कौन सा आता है? इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स क्या होती हैं? इंटर्नशिप्स यूजुअली आपके कॉलेजेस की कंपनीज के साथ डीलिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिसमें एक कॉलेज अपने बच्चों को भेजता है कि आपने जो चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं वो आप प्रैक्टिकली सीख के देखो, आप देखो कि प्रैक्टिकली कैसे होती है। तो एक कॉलेज का बच्चा जब अपनी कॉलेज लाइफ में ही जाके धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच सीखता है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। वहाँ पे उसको जो पेमेंट मिलती है वो पूरी फुल टाइम जॉब के जितनी तो नहीं होती, बट फिर भी एक अच्छी पेमेंट मिलती है जिसको हम स्टिपेंड बोलते हैं, STIPEND। तो पेमेंट जो मिलेगी उसको स्टिपेंड बोलेंगे। एक कॉलेज का बच्चा जो थ्योरेटिकल पढ़ रहा है वो जाके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करता है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप्स, ठीक है। इंटर्नशिप्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ओरिएंटेशन और इंडक्शन। ओरिएंटेशन इंडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया है। इंडक्शन ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को शुरू में ही उसको इंट्रोड्यूस करवाना,
उसको उसका काम बताना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देना, यही सीधा सीधा सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन में। तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या बोलता है, देखो यहां पे लिखा है induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down and happily start work. The purpose of this training is to make the new employee feel like home and develop a feeling of belongingness. ठीक है, then the basic objective of the induction and orientation programs are, सबसे पहले to help the newcomer to overcome his shyness, उसको nervousness ना feel हो, shyness ना feel हो, to build up the confidence, उसका confidence build up हो, and to develop a sense of belongingness and loyalty to ensure that the newcomer do not form any negative attitude. मैंने आपको बताया नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप ना हो। अच्छा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑफ द जॉब होता है बेसिकली पहले काम सिखाना फिर काम देना। ऑफ द जॉब मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजिशन, which means employees are giving a break from the job and sent for training. This method is more suitable for managerial job positions as conferences, seminars are held to train the managers. अच्छा, कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स क्या हैं ऑफ द जॉब के? क्या क्या कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स हैं? सबसे पहले होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। सबसे पहले क्या होता है? वेस्टिब्यूल स्कूल एक ही है इसके अंदर मेनली। वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या होता है, देखो कहीं पे ना कई बार कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम कुछ बड़ा प्रोड्यूस करते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं। अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन वहाँ पे यूज़ होती है, करोड़ों की मशीन है। अब अगर एक नए स्टाफ को उस मशीन पे लगा दूंगा, हो सकता है वो मशीन सही से हैंडल ही ना कर पाए, हो सकता है वो ख़राब कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेमो मशीन बनाते हैं, उसी तरीके की एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसी तरीके की एक मशीन बनाते हैं और पहले उस स्टाफ को उस पर अच्छे से सिखाया जाता है कि भाई पहले इस पर सीख ले, जब हो जाएगा फिर आपको एक्चुअल काम देंगे। सिमिलरली ऐसे अकाउंट्स में जब बहुत सारी अकाउंटिंग करनी होती है कंप्यूटर्स पे, तो सॉफ्टवेयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उन पे नुकसान हो सकता है अगर आपने डायरेक्टली एक स्टाफ को वो सॉफ्टवेयर दे दिया। तो पहले उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, बिल्स पे, बहुत सारे पुराने बिल्स पे बिलिंग कराई जाती है, सिखाई जाती है अकाउंटिंग, फिर उसको एक्चुअल काम दिया जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली ऑफ द जॉब। ठीक है, क्या लिखा है वेस्टिब्यूल में? व्हेन डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व, जब डेलिकेट मशीनरीज हो, कुछ डेलिकेसी हो काम में, इस तरीके की मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं तो ऑन द जॉब अवॉइड करा जाता है। अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, एक डमी मॉडल बनाया जाता है एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन डमी इज यूज्ड, डमी यूज करते हैं। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर, दे आर फर्स्ट सप्लाइड डुप्लीकेट रजिस्टर्स, पहले डुप्लीकेट दिया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर काम कराया जाता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड, मतलब पहले उन्हें सिखा दिया, बेनिफिट ले लिया, उसके बाद फिर एक्चुअल काम दिया। तो ये था हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इसी के साथ आपका स्टाफिंग हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको पूरा ही चैप्टर समझ में आया होगा और सारा का सारा चैप्टर आपको आज प्रिपेयर करना है। एक ये चैप्टर, इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ चैप्टर का, वन शॉट, एक वो चैप्टर। आपने ये तैयार कर लिया अगर आज की डेट में, तो समझो 6 में से 2 चैप्टर हो गए तुम्हारे तैयार। 2 चैप्टर्स बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। एक एक चीज़ करते करते परफेक्ट हो जाओगे। तो आज ये अच्छे से कर लो, बहुत सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास 7 बजे इको का वीडियो लेके, तो वहाँ पे अकाउंट्स का वीडियो लेके, पहले अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे 9 बजे। तो बहुत अच्छे से करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये पूरा कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।